साल 1977 में इंदिरा गांधी के घर में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना ने इस पूरे देश को चौंका कर रख दिया था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री इस तरह अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पूरी घटना को एक फ्रैंक कैथरीन नाम की लेखिका है, उन्होंने इंदिरा नाम की पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने साझा की थी। और इस घटना की चर्चा आज क्यों इतनी प्रासंगिक है, क्यों इस घटना को आज याद किया जा रहा है जो साल 1977 में घटी थी, और क्यों इस घटना पर आज देश को एक सबक लेने की बात की जा रही है, पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आपको वो घटना बताता हूं जो 3 अक्टूबर साल 1977 की थी। आप जो हमारे साथी हैं, मेरे तो बहुत सारे साथी वरिष्ठ ही हैं जो आर राष्ट्र को सुनते हैं, इस घटना से कहीं ना कहीं वो जानते भी होंगे, इस घटना से उनका संबंध भी होगा। इमरजेंसी के बाद की बात है। इंदिरा गांधी की जो हरकतें थी इमरजेंसी के दौरान, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिस तरह से उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया था, जिस तरह से उन्होंने देश की सत्ता का इस्तेमाल किया था, इसके खिलाफ जांच के लिए एक शाह आयोग का गठन किया गया था, एक कमीशन बनाया गया था और इसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप तमाम आरोपों की एक सिरे से जांच कीजिए, इसमें इंदिरा गांधी का पूरा बयान लीजिए और मामले को अदालत तक ले जाइए। बार बार शाह आयोग के द्वारा इंदिरा गांधी से संपर्क किया जा रहा था और उनसे कई सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी इस आयोग के सवालों से बचने के लिए अपने वकील की मदद लेती रही और बार बार टरकाती रही। आखिरकार सीबीआई को वो कदम उठाना पड़ा जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। 3 अक्टूबर साल 1977 की सुबह आई। सुबह सुबह संजय गांधी और मेनका गांधी इंदिरा गांधी के घर पर बैडमिंटन खेल रहे थे। सोनिया गांधी भी मौजूद थी और इंदिरा मौजूद थी अपने हॉल पर। अचानक सीबीआई की टीम पहुंचती है, 2 अधिकारी इंदिरा तक पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें इंदिरा गांधी नजर आती है, सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि हम आपको तत्काल हिरासत में ले रहे हैं। इंदिरा गांधी समझ गई कि अभी इस मुश्किल घड़ी में उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से उन्हें अपने आप को बचाकर निकलना है। इंदिरा ने किसी तरह का हड़कंप नहीं मचाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिरासत में नहीं जाना चाहती हैं या वो हिरासत में नहीं ली जा सकती हैं, बल्कि इंदिरा ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए ताकि वो हिरासत में लिए जाने से पहले अपना जरूरी सामान ले लें जो उनके साथ जाएगा। इतना कहकर इंदिरा घर के भीतर चली गई, दूसरे कमरों में, और इंदिरा कुछ ना कुछ सामान वहां से इकट्ठा करने लगी। और ये कुछ ना कुछ करने में 5 घंटे का वक्त बीत गया। 5 घंटे तक इंदिरा अपने कमरों से बाहर नहीं आई और जब इंदिरा बाहर आई तो उनके पास एक बैग था। इस बैग की जब सीबीआई के अधिकारियों ने तलाशी ली तो इस बैग में एक सोनिया गांधी का इस्तेमाल किए जाने वाला पास्ता मेकर था। तब अधिकारियों ने देखा कि आखिर इंदिरा ने इस पास्ता मेकर को क्यों अपने बैग में रखा। तो इस बुक में लिखा गया है, इस फ्रैंक कैथरीन की किताब में लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ने उस पास्ता मेकर के जरिए उन तमाम जरूरी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, उन तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स को मिटा दिया जो इंदिरा के खिलाफ अदालत में काम आ सकते थे। और हुआ भी ऐसा। इसके बाद जब मजिस्ट्रेट के पास पूरा मामला गया, सीबीआई लेकर गई, तो सबूतों के अभाव में इंदिरा गांधी को हिरासत से रिहा करना पड़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई। 1977 में इस तरह इंदिरा गांधी ने, और एक खास बात और, जब इंदिरा गांधी 5 घंटे के बाद बाहर निकली तो सीबीआई की टीम भी हैरान हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के घर के आसपास हजारों समर्थकों की भीड़ जुट चुकी थी। प्रेस मीडिया का कुनबा आ चुका था, नेताओं की वहां पर गाड़ियां लग चुकी थी। कुल मिलाकर इंदिरा ने 5 घंटे के भीतर इस तरह से खेल किया कि सीबीआई की टीम मजबूर हो गई थी। आज 1977 की यह घटना बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ममता बनर्जी की ईडी की रेड के दौरान दी गई दबिश से कहीं ना कहीं मिल रही है। और लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1977 से लेकर 2026 तक संविधान को बार बार छेदने का सिलसिला आज भी जारी है।
अब बीते दिनों क्या हुआ, ईडी ने रेड एक प्राइवेट फर्म पर मारी। ये प्राइवेट फर्म आईपैक है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करती है। ये ममता बनर्जी के लिए भी काम कर रही है, लेकिन इसके जो इस वक्त डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, प्रतीक जैन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की कंपनी है और ये पूरा काम संभालते हैं। ईडी का कहना है कि आईपैक के खिलाफ आरोप यह है कि जो कोयला घोटाला हुआ था, इस कोयला घोटाला में जो हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पहुंचे हैं, वो करोड़ों रुपए आईपैक के पास भी पहुंचे हैं और इसी रुपए का इस्तेमाल साल 2022 के गोवा चुनाव में टीएमसी ने किया और इसे लेकर 10 ठिकानों पर सीबीआई के एफआईआर के बाद ईडी ने रेड मारी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने भी इंदिरा गांधी की तरह मौके पर पहुंचकर हजारों पुलिसकर्मियों को लगाकर, हथियारबंद अपने सिपाहियों को लगाकर फाइलें अपने पास रख ली, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए, हार्ड डिस्क भी निकाल ली और लैपटॉप भी अपने कमिश्नर और पूरे पुलिस में बोला कि आप काफिले में इसको अपने साथ ले चलिए। और दिखाने के लिए एक नीली कलर की उन्होंने हरी कलर की फाइल भी अपने पास उठा ली। आरोप ममता बनर्जी ने क्या लगा दिए कि ये जो ईडी की रेड है ये उनका डेटा चुराने के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि ईडी कोई भी रेड मारती है तो उसने कौन कौन से वहां पर डॉक्यूमेंट लिए हैं, उसका बकायदा बाद में डायरी में विवरण भी देना होता है जब वो डायरी पेश करती है अदालत में। तो क्या ममता बनर्जी ये देश की जनता को बताना चाह रही हैं कि सिर्फ उनकी स्ट्रेटजी चुराने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ रेड पड़वा दी? लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ रेड पड़ती ना, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी आईपैक के दफ्तर में पड़ी हुई थी? क्या ममता बनर्जी की पूरी पार्टी आईपैक के दफ्तर से चल रही थी? यह तो कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये अपने आप को बचाने के लिए कहा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन किया और उनको जो मुख्यमंत्री के तौर पर संवैधानिक शक्तियां मिली हैं, चाहे वो प्रशासन की शक्तियां हो या पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों की शक्तियां हो, उनका उसने इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने और एक केंद्रीय एजेंसी को अपने राज्य में किसी दूसरे दुश्मन देश की तरह काम करने से रोक दिया। पूरा मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट में है। एफआईआर की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी को पद से हटाने के भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों, इंदिरा गांधी का मामला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मामला, दोनों मामलों में एक बात है जो मेल नहीं खा रही है। इंदिरा गांधी ने साल 1977 में अपने घर में हुई इस रेड का पूरी तरह से राजनीतिक और राजनीतिकरण का इस्तेमाल किया था। संवेदनाएं इंदिरा गांधी ने बटोर ली थी और उनके पक्ष में एक बड़ा जन समर्थन देखने के लिए मिलने लगा था, जो भावनात्मक तौर पर इंदिरा गांधी से जुड़ गया था कि यह इंदिरा गांधी के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इस तरह का कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की पूरी जनता पश्चिम बंगाल के इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बुरी तरह से त्रस्त है। आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस तरह उस घटना को रोकने अपना दलबल लेकर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद दुर्गापुर की घटना होती है, वहां भी ये नहीं पहुंच पाती हैं। एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में अपराध होते हैं, कभी ममता बनर्जी की पुलिस नहीं पहुंच पाती है। दंगे होते हैं, ममता बनर्जी की पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, लेकिन एक प्राइवेट फर्म पर ईडी की रेड रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। किस तरह ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल की सत्ता का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए कर रही हैं, अब इसका दूसरा कोई उदाहरण मुझे नहीं लगता दे पाएगा। एक बात और, ममता बनर्जी अब संविधान विरोधी एक नई डेफिनेशन लिख रही है, एक नई परिभाषा लिख रही है। एक परिभाषा लिखने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी। जब उन्हें जेल में बंद किया गया शराब घोटाले में, तो उन्होंने जेल के अंदर से सरकार चलाना शुरू कर दी और इस्तीफा देने से इंकार कर रहे थे। इस पर भी बवाल हुआ, बाद में अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया था। अब ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? अगर इसी तरह हुआ तो भाई हर राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस होती है, हर राज्य सरकार के पास अपनी ताकत होती है।
तो क्या कल को कर्नाटक में रेड पड़ेगी, कर्नाटक में सीबीआई ईडी की रेड पड़ेगी, तो सिद्धारमैया सरकार अपनी पुलिस खड़ी कर देगी, सिद्धारमैया सरकार केंद्र एजेंसियों के खिलाफ आ जाएगी। तो फिर संविधान ने जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है और दोनों की सीमाएं तय की हैं, वो सीमाएं तो कहीं बचेंगी ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि ममता बनर्जी को इस तरह का किसी भी कृत्य को माफ नहीं किया जाना चाहिए या इसका राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ ठोस से ठोस और कठोर से कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करवा पाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी बेला का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो ममता बनर्जी ने किया है, इसका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक फायदे के लिए किया जाए। फायदा तब अच्छा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी परिणाम में इसको बदल पाती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नतीजों में नहीं बदल पाई, तो फिर यह भी समझिएगा कि ये गृह मंत्री अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चूक भी साबित हो सकती है। हालांकि भविष्य में क्या होगा यह देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 8 जनवरी 2026 की इस घटना ने 3 अक्टूबर 1977 की याद वाकई में दिला दी।